नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं विधानसभा की तरफ, जहां चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना पर बहस में जवाब दे रहे हैं। जो पेंडिंग लायबिलिटीज थी उनका भुगतान किया, बल्कि विकास की दिशा में राज्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोक कल्याणकारी कामों पे भी खर्च भी जारी रखा। राज्य का बजट जो 20 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था, वह दिनांक 13 मार्च 2020 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया और 22 मार्च को राज्य में लॉकडाउन लागू हो गया। ये स्थिति आपको सबको मालूम है। इस वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही वर्ष के प्रथम 2 माह में लगभग पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में भारी गिरावट आई, जबकि राज्य पर वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे आवश्यक खर्चों पर भुगतान किए जाने की जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर थी। यद्यपि महालेखाकार राजस्थान द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक केवल माह अप्रैल 2020 का ही लेखा प्रेषित किया गया है, शेष मासिक लेखे राज्य सरकार को मिले नहीं हैं। फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के प्रथम 2 महीने में कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में लगभग 60% एवं राज्य के स्वयं के गैर कर राजस्व में 63% की कमी आई है। अनलॉक प्रथम और द्वितीय के आरंभ होने के पश्चात राज्य के राजस्व में यद्यपि मामूली सी वृद्धि हुई है, फिर भी वर्ष 2020 के जून जुलाई माह की आय तुलनात्मक रूप से वर्ष 2019 के जून जुलाई माह की आय से लगभग 18 से 20% कम रही है। ये सिलसिला अगस्त माह में भी वैसा ही रहने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 मास में गत वर्ष के प्रथम 4 मास की तुलना में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में लगभग 30% की कमी रही है। राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य मदों में तुलनात्मक कमी निम्नानुसार है। स्वयं का कुल राजस्व प्रतिशत में जो कमी है, ये करोड़ों में राशि 23.8, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 31.98, वैट में 6.08, आबकारी में 15.79, स्टाम्प और पंजीयन में 23.94, वाहन कर में 54.37, विद्युत शुल्क में अन्य में 36.82, राज्य का स्वयं का कुल गैर राजस्व 49.59, पेट्रोलियम में 67.19, खनन में 18.90, ब्याज प्राप्तियों में 64.98, जलापूर्ति में 46.69, अन्य 53.56, स्वयं का राजस्व कर प्लस गैर राजस्व कर 28.60। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में प्रावधानित राशि अनुसार ही राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्सा राशि का मासिक हस्तांतरण किया जाता रहा है तथा संशोधित अनुमानों के बाद ही इस राशि में कमी या वृद्धि की जाती है। परंतु चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय बजट में प्रावधानित राशि के अनुसार केंद्रीय करों की हिस्सा राशि नहीं दी गई और बिना किसी आधार के माह जुलाई 2020 से राज्य को हस्तांतरित की जाने वाली राशि में भारी कटौती आरंभ कर दी गई है। इस माह में 800 करोड़ से अधिक की राशि कम हस्तांतरित की गई है, जो अपेक्षित मासिक किस्त में 25% से अधिक की कटौती है। केंद्र सरकार द्वारा की गई इस अप्रत्याशित कटौती ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर डाला है। लॉकडाउन की स्थितियों में जहां एक तरफ अत्यावश्यक सेवाओं को चलाए रखने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ राज्यों से अपने घरों में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को भी सहायता प्रदान करना आवश्यक हो गया। बीपीएल, अंत्योदय तथा बीओसीडब्ल्यू में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों तथा जो परिवार सामाजिक सुरक्षा के पेंशन लाभार्थी नहीं थे, साथ ही एसआई, निराश्रित, ठेले रेहड़ी चालक, रिक्शा चालक, भिखारी, घुमंतु इत्यादि के लगभग 35 लाख परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार
अनुसार अनुग्रह राशि के रूप में लगभग 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि इस दौरान प्रदान की गई है। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चयनित पात्र लाभार्थियों के परिवारों को माह अप्रैल, मई व जून 2020 में निःशुल्क गेहूं का वितरण किया गया, जिस पर राज्य सरकार को 111.39 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आया। इसे आगे बढ़ाते हुए गेहूं का निःशुल्क वितरण माह नवंबर 2020 तक देने की घोषणा की है, जिस पर 185 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए 34 लाख लोगों के लिए 34,000 मैट्रिक टन गेहूं कीमतन भारतीय खाद्य निगम से मार्केट प्राइस पर क्रय किया गया और राज्य की जनता को उपलब्ध कराया गया, और इस पर राज्य सरकार को 79 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 23 रुपए प्रति किलो में जो भारत सरकार ने गेहूं दिया था, उसके अतिरिक्त हमने गेहूं खरीदा FCI से, उस पे 80 करोड़, लगभग 79 करोड़ मैंने बोला, वो खर्च किया है। इधर सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपसी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हुई। लोगों ने एक कार में आग लगा दी। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस जमूल खेड़ा गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि सवाई माधोपुर के जमोल खेड़ा गांव में गैंग वॉर होने की सूचना से पुलिस प्रशासन में अचानक से खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और माजरा देखा तो पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई। एक गाड़ी को कुछ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। वहीं झगड़े में कुछ लोग घायल भी हुए। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा और बदमाशों ने कैसे एक पूरी की पूरी कार को जलाकर राख कर दिया। गैंगवॉर की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दो पक्षों के बीच में मारपीट का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें इस कार को आग लगा दी गई। और इधर क्राइम ब्रांच ने जोधपुर शहर में एक कार्रवाई की, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश इलियास गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। डीजी क्राइम ML लाठर के दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। जोधपुर में इलियास नाम के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं 25,000 रुपए का इनाम इसके सर पर रखा गया था और अब ये इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और चलिए अब बात करते हैं मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 67,000 के पार पहुंच चुके हैं। मरुधरा में आज 695 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 67,314 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 926 लोगों की मौत हो चुकी है। 51,427 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 50,749 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राजस्थान में इस वक्त 14,961 एक्टिव केस हैं और आज 237 मरीज रिकवर हुए। 189 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। राज्य में सैंपलिंग लगभग 20.5 लाख पहुंच चुका है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज
सूरत हाल आपको बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। देखिए, अजमेर में आज 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,500 के करीब पहुंच गया है। इस सब के बीच में आज एक और कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 40 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमण के अलावा कई अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित थी और काफ़ी बचाव के बावजूद भी डॉक्टरों से बचा नहीं पाए और आज दोपहर बाद उसने दम तोड़ दिया। तो इस मौत के साथ ही अजमेर ज़िले में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है। वहीं 2,759 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो प्रदेश की एकमात्र अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में आज 2 कैदियों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कड़े सुरक्षा पहरे में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहाँ पर आपातकालीन इकाई में डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। दोनों कैदियों के सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे तक चिकित्सकों ने उनका परीक्षण किया और बाद में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें वापस कड़े सुरक्षा घेरे के बीच हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। वहीं एक और अन्य प्रमुख खबर रामगंज थाना क्षेत्र से निकल के सामने आई, जहाँ पर एक विवाहिता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में पीड़िता के पति ने रामगंज थाने में रोशन चीता सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए अपनाए जा रहे तमाम उपायों के बीच में अब जल्द ही अजमेर में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होगी। इसको लेकर जेएलएन अस्पताल प्रशासन और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जेएलएन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के पास में ही प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जा रही है और इसके लिए जितनी भी वैधानिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी है वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द अजमेर में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी। जो कोविड-19 के प्रभारी हैं डॉक्टर संजीव माहेश्वरी, इन्होंने अजमेर के जो कोरोना संक्रमित मरीज थे जो इलाज पाकर ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, उनसे अपील की है कि जिस दिन से अजमेर में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो वो आकर अपना प्लाज्मा यहाँ पर डोनेट करें और दूसरे मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य में अपना योगदान दें। भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा घटता नजर नहीं आ रहा है। 57 मामले सामने आने के बाद में अब 3441 पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 2905 अब तक अपने घरों को जा चुके हैं सही होकर। वहीं मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी अब 65 से 68 हो चुका है। 3 मौतें और होने के बाद में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं तो मेडिकल टीमें हैं और लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए वे अब घर घर दस्तक दे रहे हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि संक्रमण से बचने के लिए वे अपने घरों पर रहें। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी मुनादी करवाने लगा है और लोगों से यही राय दे रहा है कि बाज़ारों में जब भी जाएँ जब कोई ज़रूरी काम हो, वरना बाज़ारों से भी दूर रहें। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन की स्थिति सब जगह कर दी गई है। 2-2 दिन, 1-1 दिन की सब जगह अब लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं नदवी में 6 दिन का लॉकडाउन होने के बाद में अब प्रशासन हरकत में आया है कि शायद इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। वहीं आपको बता दें कि बयाना, नदवी, कुम्हेर, डीग सब जगह कोरोना फैल चुका है, जिसे लेकर वहां के एसडीएम स्तर के अधिकारी भी अब गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और मेडिकल टीम में भी लोगों को यही सलाह दे रही हैं कि ज़रूरी कामों के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं अगर सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग अब बढ़ा दी गई है। लोग भी अब सैंपलिंग करवाने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं और मेडिकल स्कूलों में और मेडिकल कॉलेजों में और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस भी हरकत में आई है और प्रतिदिन लोगों के चालान काट रही है अगर उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है या वह लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं कर रहे हैं, इसे लेकर वह लोग भी अब सुधर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो भरतपुर सांसद रंजीता कोहली के पति पर आरोप लगा छेड़छाड़ का, जिसे लेकर बयाना थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं जिस पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और आरोपी से अभी पूछताछ नहीं की गई है। सांसद खुद इस पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपना पक्ष भी रखा है। देखिए, कोरोना के लिहाज से अगर हम बात करें तो उदयपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है। यहाँ पर आज भी 48 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं।
ज़्यादातर जो पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं उनमें जो पहले पॉजिटिव रोगी आए थे उनके ही क्लोज कॉन्टेक्ट वाले जो आज लोग सामने आए वो हैं। तो यानी लगातार संक्रमण का दायरा फैलता जा रहा है। पहले जहां शहर में ये पूरी तरह से फैल रहा था, उसके बाद अब जो है ये निकाय क्षेत्र फतेहनगर सनवाड़ में पूरी तरह फैलने लगा है। वहाँ पर भी रोगी लगातार एक न एक रोज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो जाड़ोल इलाके में लगातार रोगी सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर की जाए। सलूम्बर, जाडोल, ओगना और खेरबड़ा सहित तमाम इलाकों में आज भी 400 से ज़्यादा लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई ताकि इस बीमारी का पता लग सके, उनके संक्रमण के दायरे को किस तरह से रोका जा सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जाँच होगी तो उससे कहीं न कहीं ज़्यादा रोगी सामने आते हैं। तो कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए प्रशासन भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अब उदयपुर में अब तक अगर हम रोगियों की बात करें तो अब जो कुल रोगियों की संख्या है वो 2200 हो चुकी है और अब तक यहाँ पर 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका उदयपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था और कोरोना के चलते उनकी यहाँ पर मौत हुई थी। वहीं प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जो दूसरे विभाग हैं जो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन्हें भी बार बार हर सप्ताह रैंडम सैंपलिंग कराए और उन्हें जो प्रमाण पत्र उस रिपोर्ट का मिल रहा है, जो जांच रिपोर्ट मिल रही है, उसे प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें विभागों में काम के लिए बुलाया जा रहा है। मौसम के लिहाज से अगर हम बात करें तो उदयपुर में मौसम आज भी सुहावना बना रहा। जहां कल देर शाम बारिश देखने को मिली थी, लेकिन आज पूरा दिन ऐसे ही बादलों की छटपटाहट के बीच देखने को मिला। तो कहीं न कहीं लगातार अभी भी शहर के बाशिंदों को बारिश का इंतजार है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कोटड़ा, जाडोल, वल्लभनगर, मावली से तमाम इलाकों में बारिश होती रही, लेकिन रिमझिम बारिश के बीच अभी भी लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार यहाँ पर है, चूँकि अब तक यहाँ पर औसतन से कम बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही यहाँ पर एसीबी टीम आज एक बार फिर एक्शन में नजर आई है। जिले के कानोड़ पटवार मंडल में पटवारी हैं जितेंद्र पारिक, उन्हें 4000 रुपये की रिश्वत के साथ आज रंगे हाथ टीम ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सुधीर जोशी की टीम है जिनके द्वारा यह कार्रवाई की गई और नामांतरण के एवज में जो आरोपी है वो रिश्वत राशि की मांग कर रहा था। जी देखिए, आज फिर कोटा में कोरोना विस्फोट हुआ है और 196 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। टोटल संख्या की बात करें तो 4300 के पार जो है कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार जो है ग्रामीण इलाकों से भी अब पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की कोशिश है कि ग्रामीण इलाके में जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए तो वहाँ पर भी सैंपलिंग और स्कैनिंग का काम जोर शोर पर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए, लेकिन सफलता फिलहाल जो है चिकित्सा विभाग की टीम को, जिला प्रशासन की टीमों को नहीं मिल पा रही है। कोटा के साथ साथ 12 जिले में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में 5 दिन का लॉकडाउन कल से जो है 12 जिले में रहेगा। जिला कलेक्टर ने 5 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। 22 तारीख से 27 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि 400 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी 12 जिले में भी सामने आ चुके हैं। लगातार जिस तरह से 12 में जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि होम आइसोलेट जो पेशेंट हैं कोरोना के, वो जो है बाज़ारों में घूम रहे थे, उसके बाद जो है लगातार दूसरे रोगों में भी जो है कोरोना का संक्रमण देखा गया। तो उसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 5 दिन का वहाँ पर लॉकडाउन किया जाए। तो कल से 12 में 5 दिन का लॉकडाउन रहेगा। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो कोटा कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ साथ 21,000 का जुर्माना भी जो है कृष्ण मुरारी नाम के आरोपी पर लगाया है। साल 2018 का ये मंडाना थाना इलाके का एक मामला था, उसमें आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ दूसरी खबरों की बात करें तो प्रदेश भर में जहां पर आज मंडियों का बंद था, विभिन्न मांगों को लेकर जिस तरह से मंडियां बंद रखी गई थी, तो कोटा में भी जो है मंडियां बंद रही। इसके साथ साथ भारतीय किसान संघ की ओर से भी लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आज भी उन्होंने भामाशाह मंडी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों को मुआवजे सहित जो तमाम उनकी मांगे हैं 21 सूत्री, उनको लेकर उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनियां दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, सोमवार को भी विधानसभा चलेगी। विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार को भी विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। हालांकि सोमवार तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।